मास स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ा और मॉलिक्यूलर मासेस कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें देखी थी। ठीक है, हैंडआउट शायद मैंने नहीं भेजा अभी ना, वो उसकी साइज काफी बड़ा था, तो मैं गूगल क्लासरूम का एक कोड दे देता हूँ, उससे वहां से निकाल लेना है हैंडआउट ना। अच्छा जी अभी देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने जहाँ तक अभी तक पढ़ा तो आइसोटोप्स हम लोगों ने पहले देख लिया है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने ओ लेवल में देखा कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक चीज थी जो हम लोग पढ़ते थे ओ लेवल में, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में किस तरह से अरेंज्ड है। हम कह देते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं होते बल्कि एनर्जी शेल्स में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 बनाते थे। वी यूज्ड टू से कि फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सेकंड शेल में वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल में वी जस्ट हैव 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट। इसी तरह फॉर क्लोरीन we used to make it like this 2,8,7. First shell there are only 2 electrons, second shell 8 electrons and third shell 7 electrons. अच्छा जी, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यूज्ड टू ड्रॉ ओनली फॉर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। उसके बाद हम कहते थे कि भाई वो सिलेबस में नहीं है और वो हम नहीं बनाएंगे। होता क्या था, क्योंकि उस थोड़ा सा ना स्टाइल चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का। वो क्या होता है कि देखो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, अब उसको समझना ये पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेल्स में तो होते हैं, जैसे सोडियम है उसके सराउंडिंग में तो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इस तरह से नहीं होते, बल्कि शेल्स में भी वो अपनी एक कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे जाके बैठे हुए होते हैं। और वो लोकेशंस क्या होती हैं उनकी, उसको आज हमें स्टडी करना है। देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो एक जगह पे ऑर्बिट तो कर रहा होता है, लेकिन वो ऑर्बिटिंग बिल्कुल ऐसे नहीं कि एक पर्टिकुलर एक ही ट्रैक में ऑर्बिट कर रहा हो। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो पूरे किसी एक एरिया को ऑर्बिट कर रहे होते हैं। जैसे अगर ये सोडियम का न्यूक्लियस है ना, तो इसका जो पहले शेल के इलेक्ट्रॉन है ना वो ऐसा नहीं होगा कि वो एक ट्रैक में ऑर्बिट कर रहे हैं, बल्कि वो इधर इसके आसपास इधर 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 कहीं भी मिल सकता है किसी भी वक्त। तो ये जो उसका रीजन है ना, रीजन विच वी कैन वेयर वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम ऑफ फर्स्ट शेल इज नोन एज ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल बेसिकली है क्या, इट इज अ रीजन where finding the electron is most probable, yeah, where finding the probability of finding the electron is highest. Region where probability you guys know, right? Chances, probability of finding electrons is highest. अब जो फर्स्ट शेल होगा ना, तो फर्स्ट शेल के जैसे n इज इक्वल टू 1, शेल को एनर्जी शेल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n इज इक्वल टू 1। तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है जहाँ रिजाइड कर रहा होगा वो कहीं भी हमें मिल सकता है, किसी भी रीजन में मिल सकता है, तो वो इसका उस रीजन को हम कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, इसको अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं ना तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से होती है। लेट मी शो यू। देखो वैसे तो हम ऐसे बनाते थे एनर्जी शेल्स, लेकिन नाउ विल नो कि ऐसे ना इलेक्ट्रॉन ऐसे इसी जैसे सेंटर में न्यूक्लियस है ना, तो पहले शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड इस रीजन में कहीं हो सकते हैं जहाँ डॉट डॉट आ रहा है ना, जहाँ पे ये करीब करीब है, तो मतलब जहाँ पे ऑरेंज ज्यादा है, तो इट मींस रीजन ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज हाईएस्ट। मतलब ऐसे समझो कि एक इलेक्ट्रॉन को मैंने पकड़ा और मैंने उसको एक बैग पहना दिया, उस बैग में पीछे मैंने ऑरेंज कलर का स्प्रे बांध दिया, जहां जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा ना वो रीजन जो है ना वो ऑरेंज कलर का पेंट हो जाएगा।
तो वो कुछ इस तरह से मुझे मिल रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर दूर-दूर भी जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम जा रहा था वहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है उस रीजन में रह रहा था। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ है इलेक्ट्रॉन की मिलने की? इस रीजन में जो कि डार्क ऑरेंज हुआ हुआ है। तो इस रीजन को हम कहते हैं ऑर्बिटल। अच्छा, जो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो हमने देखा कि वो ऐसे ही रीजन हमेशा कवर कर रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं स्फेरिकल रीजन। स्फेरिकल देखो, ये तो हम 1D में देख रहे हैं ना, 1 डायमेंशनल में। 2 डायमेंशनल में क्या है? स्फेरिकल रीजन जैसे एक बड़ी सी फुटबॉल है, उसके बीच में एक छोटी बॉल रख दी है मैंने ले जाके फुटबॉल के अंदर। तो वो जो बड़ा रीजन है फुटबॉल का, वो सारा रीजन जो है ना वो इस तरह का शेप बनेगा। मतलब वो इलेक्ट्रॉन किसी पेपर पे नहीं घूम रहा है, वो 3 डायमेंशनल व्यू में इसको विजुलाइज करने की कोशिश करो तो वो एक स्फेयर बना रहा है, सर्किल नहीं बना रहा। सर्किल तो 2D में, हमें 2D बनाएंगे तो सर्किल दिखेगा जैसा अभी दिख रहा है पेपर पे। वो बेसिकली 3 डायमेंशनल शेप में घूम रहा है। ठीक है। अच्छा, सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स मैंने देखे ना, तो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन और दूर दूर जा रहे हैं, मतलब वो और बड़ा स्फेरिकल रीजन कवर कर रहे हैं। लेकिन सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन मैंने देखे ना, तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अजीब सा एक अलग डिफरेंट टाइप का रीजन भी कवर कर रहे हैं। जैसे उसको सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ना हमने ग्रीन कलर का स्प्रे पेंट बांध के ना घुमाया उनको, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ना उस तरह का रीजन भी कवर कर रहे थे यूं करके। और सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो यूं करके भी रीजन कवर कर रहे थे। अब ये 3 डायमेंशनल शेप आप ऐसे देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 बैलून जो है वो फुलाए थोड़े थोड़े और दोनों को ऐसे यूं करके जोड़ दिया, तो ऐसा रीजन कवर कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं डंबल शेप। जैसे डंबल होता है ना जिम वाला, वैसा। और ऊपर वाला जो सर्कुलर बन रहा था उसको हमने कहा कि स्फेरिकल शेप। अच्छा, डंबल शेप में मैंने देखा कि रीजन यूं भी है, यूं भी जा रहा है, 3 एक्सिस में जा रहा है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और पेज के अंदर बाहर जेड एक्सिस में। अब इसको देखो, फिजिकली समझना और इस तरह से ऑनलाइन बैठ के समझना दो बहुत डिफरेंट बातें हैं। तो अभी क्लास के बाद ना मैं इसकी एक वीडियो भेजता हूँ 3 डायमेंशन की, वो वीडियो देखना, या बल्कि रुको अभी निकाल लेते हैं। दिस इज नॉट अ बाउंड्री, बस ये वो रीजन ऐसा ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, मतलब जिसको अगर मैं पेंट पहना के इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूं ना तो इस तरह का रीजन शेड कर देगा पूरा। पी एक्स है, फिर पी वाई देखो, पी जेड पे चलेगा इलेक्ट्रॉन, अब जो ब्लू वाले के अक्रॉस आ जाएंगे। इसको ये पी जेड कह रहा है, मैंने इसको पी वाई बोला हुआ था। ठीक है, आई होप कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी हो, नहीं तो कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे वैसे भी। तो बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स अरेंज किस तरह से होते हैं। ये जो हमारा ये वाला शेप बना है ना स्फेरिकल शेप, इसको हम कहते हैं एस ऑर्बिटल। और ये जो डंबल शेप बन रहा है ना, इसको हम कहते हैं, इसका शेप जो होता है जैसे डंबल शेप, इसको हम कहते हैं पी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल और भी होते हैं, लेकिन एस में हमारे पास बस एस और पी ऑर्बिटल्स है बस में। देखो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि सबसे पहले एनर्जी शेल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे आपका जो कॉलेज है, जहाँ भी पढ़ने जाते हो, एक कॉलेज कैंपस है, ठीक है। अगर कोई बंदा बाहर आता है और वो कॉलेज में जो गार्ड बैठा होता है उससे पूछता है कि बताओ कि इस जगह पे स्टूडेंट्स मिलने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ है, तो गार्ड क्या बोलेगा? कॉलेज कैंपस की तरफ इशारा करके बोलेगा भाई स्टूडेंट्स तो इस पूरे एरिया में कॉलेज में ज्यादा मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स तो पढ़ने कॉलेज में आते हैं, बाकी एरिया में स्टूडेंट थोड़ी घूम रहे होंगे। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए ना कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स मिलने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे एनर्जी शेल्स में। अब एनर्जी शेल्स का है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। अब मैंने पूछा ना बच्चे गए, आपने बोला कॉलेज में। अब कॉलेज के अंदर स्पेसिफिक लोकेशन पे तो नहीं बताया, बट
कॉलेज में। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कहाँ है, अगर मेरे न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ हो सकते हैं, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कहीं भी हो सकते हैं। जैसे बच्चा कॉलेज में कहीं भी हो सकता है, कॉलेज उतना बड़ा होता है। अब लेट्स से ये जो कॉलेज है इसकी मैं कह रहा हूँ कि 4 अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3 एंड बिल्डिंग 4। अब वो जो बंदा जो पूछ रहा था ना, वो कॉलेज कैंपस के अंदर चला गया। जब वो अंदर चला गया तो रिसेप्शन पे उसको वो मिला रिसेप्शनिस्ट। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि बताओ कि अब प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स मिलने की कहाँ पे ज्यादा है, कॉलेज के अंदर चला गया है वो। तो फिर वो रिसेप्शनिस्ट क्या बोलेगा कि बिल्डिंग 1 में भी हो, बिल्डिंग 1 में, बिल्डिंग 2 में, बिल्डिंग 3 में, बिल्डिंग 4 में स्टूडेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्या तो कॉलेज जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग 1 साइंस की है, बिल्डिंग 2 जो है वो कॉमर्स वालों की है, बिल्डिंग 3 जो है ह्यूमैनिटीज वालों की है। तो इन बिल्डिंग्स के अंदर स्टूडेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इसी तरह अगर मैं बोलूँ तो और स्पेसिफिक होके बताओ कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एनर्जी शेल्स के अंदर और स्पेसिफिकली कहाँ मिल सकते हैं, तो आपका जवाब होता है सब शेल्स। ठीक है, अब सब शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स जो है ना वो 4 तरह के होते हैं। जैसे मैंने बनाया ना, एस सब शेल होता है, एक पी सब शेल होता है, एक डी सब शेल होता है और एक एफ सब शेल होता है। जैसे 4 बिल्डिंग्स है, इसी तरह से 4 सब शेल्स होते हैं। अच्छा जी, अब उस बंदे ने पूछा कि मुझे ना और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बताओ स्टूडेंट्स मिलने की, बिल्डिंग के अंदर भी मुझे स्टूडेंट कहाँ मिलेंगे। तो बिल्डिंग के अंदर स्टूडेंट मिलने की सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, क्लासरूम्स में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि बिल्डिंग 1 में कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्लासरूम्स है, बिल्डिंग 2 में कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्लासरूम्स है। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द स्टूडेंट एट एनी टाइम इन अ कॉलेज कैंपस मस्ट बी देयर क्लासरूम्स। ठीक है, वो अलग बात है, आजकल के तो कैंटीन में मिलते हैं ज्यादा, बट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, लॉजिक क्या कहती है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द स्टूडेंट्स मस्ट बी इन द क्लासरूम्स ऑफ अ कॉलेज कैंपस। इसी तरह मैंने आपसे पूछा कि मुझे और स्पेसिफिक होके बताओ कि इलेक्ट्रॉन्स और स्पेसिफिकली मुझे कहाँ मिलेगा एसपीडीएफ के अंदर। तो फिर आप मुझे जवाब दोगे कि इलेक्ट्रॉन्स टू बी मोर स्पेसिफिक सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलता है ऑर्बिटल्स में। ठीक है, अब सब शेल्स तो मेरे पास हो गया एसपीडीएफ, उसके अंदर और स्पेसिफिक होके बताते हैं तो वो आ जाते हैं ऑर्बिटल्स। मतलब पहले आएगा हमारे पास क्या चीज, एनर्जी शेल, उसके अंदर सब शेल और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स हमारे पास एस सब शेल के पास एक ऑर्बिटल होता है, उस ऑर्बिटल का हम ऐसे डब्बे की तरह बनाते हैं, कमरे की तरह। पी सब शेल में हमारे पास जो ऑर्बिटल होते हैं वो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी सब शेल में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इक्वल साइज के 5 कमरे समझ लो, 1 2 3 4 5। और एफ सब शेल में हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, जैसे कॉलेज कैंपस में एवरी रूम कैन होल्ड अप टू सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स, इसी तरह जो ऑर्बिटल होते हैं ना, ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा या 2 आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते हर ऑर्बिटल में। तो अगर मैं एस को देखूं तो एस में एक ही ऑर्बिटल है, तो उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं ना। लेकिन अगर मैं पी की बात करूं तो पी के अंदर तो 3 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, एस में देखो 1 ऑर्बिटल है, पी में देखूं तो 3 ऑर्बिटल हैं, डी में 5 ऑर्बिटल हैं और एफ में 7 ऑर्बिटल्स हैं। तो एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, हर ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही 6 आए, 6 से कम भी आ सकते हैं। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है सबके पास
इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाते हैं ऑर्बिटल में, तो 6 आएंगे। और अगर सब में 2-2 हैं तो टोटल 6 आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब में 2, क्या पता 2 में 2-2 एक में 1 हो, तो टोटल कितने आ जाएंगे? 7। ठीक है, ओ सॉरी 5। तो मैक्सिमम, लेकिन मैक्सिमम आ कितने सकते हैं? 6 आ सकते हैं पी में। इसी तरह डी में 5 हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, क्योंकि हर में 2-2 आएंगे। और एफ के पास 7 सब शेल हैं, सॉरी 7 ऑर्बिटल्स हैं एफ सब शेल के पास, तो उसके पास टोटल मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट। अच्छा जी, यहाँ तक कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल, कोई परेशानी? पूछो। जो है एस को ऑर्बिटल ना बोलो, आप एस को बोलो सबशेल। एस पी डी एफ 4 सबशेल्स हैं। एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब एक ही ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना। इसी तरह जो पी सबशेल है उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो 3 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और 3 में कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। इसी तरह डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो एक में 2 आ सकते हैं, तो 5 में 10 आ जाएंगे। 7 एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन, सो 7 कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स। यस मुर्तजा, कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, ओके। नाउ इफ आई समराइज दिस, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इट इज अरेंज इन अ वे कि पहले एनर्जी शेल्स के अंदर वो होता है, एनर्जी शेल्स के अंदर, और स्पेसिफिक होके जाओ तो सब शेल्स में होता है, सब शेल्स में और स्पेसिफिक होके जाओ तो वो मिलता है हमें ऑर्बिटल्स में। ठीक है, एनर्जी शेल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n1 भी हो सकता है, n2 भी हो सकता है, n3 भी हो सकता है, n4 भी हो सकता है। सब शेल्स जो होते हैं उनको हम spdf से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ऑर्बिटल जो होते हैं वो कमरे होते हैं इनके सब शेल्स के। तो जो मेरा s सब शेल है उसके अंदर सिर्फ 1 ऑर्बिटल होता है। सिमिलरली जो मेरा p सब शेल है, अरे यस सर। अच्छा देखो, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि एनर्जी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अराउंड एनर्जी शेल्स में होता है, और स्पेसिफिक होके जाओ तो उसके अंदर सब शेल्स होते हैं, और स्पेसिफिक होके जाओ तो उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एनर्जी शेल्स होते हैं वो जैसे n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4। सब शेल्स देखो तो s p d f 4 तरह के सब शेल्स होते हैं, उन 4 सब शेल्स के अपने ऑर्बिटल्स होते हैं। जो मेरा s सब शेल है उसके अंदर मेरे पास एक ऑर्बिटल होता है बस, और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इट कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह जो मेरे पास p सब शेल है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इट कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह जो मेरा d सब शेल है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, each orbital can hold up to maximum of 2 electrons, so it has 10 electrons. f सब शेल जो है it has total of 7 orbitals, so it can hold up to maximum of 14 electrons. अच्छा, s सब शेल का शेप हमने बताया ऐसे होता है स्फेरिकल। p सब शेल हमने बोला कि p जो है ना 3 तरह के होते हैं, एक px होता है जो कि x एक्सिस पे होता है ऐसे डंबल शेप, एक py होता है जो कि y एक्सिस पे होता है ऐसे डंबल शेप, और एक pz होता है जो पेज के अंदर बाहर जा रहा होगा, जो मैं इस पे बना नहीं सकता वरना ये टूट जाएगा। अच्छा, डी और एफ का शेप कैसा होता है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे,
वो AS में नहीं है, A2 में है, तो A2 में बात की जाएगी उसकी। तो वी आर नॉट डिस्कसिंग द शेप फॉर D एंड F, बट वी मस्ट नो कि D और F में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं मैक्सिमम। अच्छा, इस चीज को मैं समराइज करूं ऐसे और मजीद, तो n इज इक्वल टू 1 हैज S सब n इज इक्वल टू 1, जो फर्स्ट शेल होता है ना, वो आपने ओ लेवल में भी पढ़ा था कि इट कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उसके लिए मुझे कौन कौन से सब शेल की रिक्वायरमेंट होगी? सिर्फ S काफी है ना, क्योंकि S कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह n इज इक्वल टू 2 जो है, इट कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके लिए मुझे सब शेल S काफी नहीं है, क्योंकि S तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा, बाकी 6 कौन करेगा? उसके लिए P भी चाहिए होगा, बिकॉज P कैन होल्ड अप टू 6 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स n is equals to 2 कैन होल्ड। n is equals to 3 जो है ना, इट कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने के लिए क्या S काफी है? बिल्कुल नहीं। P भी काफी नहीं है, R2 है, तो फिर मुझे D भी चाहिए होगा, जो कि 10 इलेक्ट्रॉन और होल्ड कर सकता है। ये मैं मैक्सिमम नंबर बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हमेशा n इज इक्वल टू 3 में 18 इलेक्ट्रॉन हो, जितने हैं उतने होंगे। और n इज इनकी, लेकिन बस मैक्सिमम कैपेबिलिटी में मैं बता रहा हूँ। n इज इक्वल टू 4 कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके लिए क्या S काफी है? नहीं, S तो सिर्फ 2 ही होल्ड करेगा। P सिर्फ 6, D 10, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हुए। उसके लिए फिर मुझे F भी चाहिए होगा, दैट कैन होल्ड अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स SPDF मिलके होल्ड कर सकते हैं, अकेला SPD नहीं कर सकता। n इज इक्वल टू 5 और 6 की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी सिलेबस में नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इस तरह से होल्ड अप होते हैं। अब इनमें से जो ऑर्बिटल या जो सब शेल लोवेस्ट एनर्जी पे होगा ना इलेक्ट्रॉन, उसमें पहले फिल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम का मैंने प्रोटॉन नंबर लिखा है 11। प्रोटॉन नंबर 11 लिखने का मतलब क्या है कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होते हैं। तो पहले शेल में हम लिखते थे कि सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 होते हैं, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी जगह पे सही थी, मैं शेल्स की टर्म्स में बात कर रहा था। लेकिन अब आपको पता है कि शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन सब शेल्स में होता है। तो मैं अगर पूछूं कि बताओ ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है किस सब शेल में है, और ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है किन सब शेल्स में है ये, और ये जो लास्ट शेल के 1 इलेक्ट्रॉन है किस सब शेल में है? तो ए लेवल में हमें सब शेल्स भी दिखाने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त। अब सब शेल कैसे दिखाओगे? देखो, इसका एक ऑर्डर होता है, वो हमें याद करना पड़ेगा कि पहले कौन सा सब शेल फिल होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा। तो वो हम कैसे याद करते हैं कि 1 n इज इक्वल टू 1 में से s होता है, n इज इक्वल टू 2 में 2s भी है, और 2 के पास 2p भी है। इसी तरह n इज इक्वल टू 3 में 3 के पास s भी है, 3p भी है, 3p भी है, मतलब 3 के पास 3 का s भी है, 3 का p भी और 3 का d भी है। इसी तरह जो 4 है, फोर्थ शेल, उसमें 4 के पास s भी है, 4 के पास p भी है, 4 के पास d भी है, और 4 के पास f भी है। ठीक है, आगे मैं लिखना चाहूँ ना, तो 5 आ जाएगा, 5s, 5p, 5d और 5f ही होता है, पर उससे आगे होते ही नहीं है सब शेल। अच्छा, कौन सा सब शेल कैसे पहले फिल होगा, हमें क्या करना है, इसको ना यूं कैंसिल करके देखते हैं। ये पहला ये कैंसिल हुआ 1s, तो 1s सबसे पहले फिल होगा, डायगोनल लाइंस बनानी है। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना है इसको। फिर दूसरी डायगोनल लाइन बनाओगे तो 2s को कट करेगी, तो मैंने लिख दिया 2s। तीसरी डायगोनल लाइन बनाओगे तो 2p और 3s को कट करेगी, पहले 2p को कट करेगी, फिर 3s को कट करेगी। फिर चौथी बनाओगे तो पहले वो 3p को कट कर रही है, फिर 4s को कट कर रही है, कटिंग 3p एंड दिस इज कटिंग 4s। पांचवी बनाओगे तो पहले वो 3d को कट करेगी, फिर 4p को कट करेगी, फिर 5s को कट करेगी, कट 3d, then it will cut 4p and it will cut 5s। हमें ये सीक्वेंस जो है ना, वो as लेवल में यहाँ तक याद रखनी पड़ती है, 3d तक। तो अगर आपने ये नहीं बनाना, जाहिर है इतनी बार लिखनी पड़ेगी, वैसे तो ये याद हो जाएगी अभी तुम लोगों को ना कर करके। तो ये आपने ऑर्डर ये याद रखना है, पहले आएगा 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p, फिर आएगा 3s, फिर आएगा 3p,
फिर आएगा 4s, फिर आएगा 3d। 4s पहले आता है देन 3d। भी फिलहाल ये ऑर्डर याद रखो क्यों पहले आता है, वो एक बात की बात है, वो भी करेंगे बात उसके बारे में इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल you have to learn this order 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो जो इलेक्ट्रॉन हम फिल करते थे ना, जैसे सोडियम का है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल के 2 इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे, 1s। s में 2 आ सकते हैं तो 1s2। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो पहले 2s में फिल होंगे 2s2, और फिर 2p। बचे कितने, 8 में से 2 हो गए, 6 बचे, तो आपके पास आ जाएगा 2p6। तो देखो सेकंड शेल में पहले फर्स्ट शेल में पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसमें 2 ही आए ना, n=1 में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सेकंड शेल में हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो देखो n=2 में 6, 2 इलेक्ट्रॉन s के, 6 इलेक्ट्रॉन p के, तो ये कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह बचे कितने, देखो अभी कितने हो गए, 2 + 8 10, एक बचा है। तो अब 2p के बाद क्या आता है, 3s, तो वो डालोगे 3s। अब 3s में 2 आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बचा ही एक है तो आप इसमें एक ही लिखोगे ना, 2 क्यों लिखोगे। तो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही वाली है, ओ लेवल वाली है, कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा और डिटेल में जाके बता दिया हमने। सही है। कोई सवाल यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन हो रही हो अगर, पूछ लो, अभी अभी वक्त है पूछने का, पूछो। हाँ जी। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर रिपीट करा दें। कहाँ से, ये 1s2 और 2s2 2p से। देखो ये आपने फिल करना है इस तरह से, आपने ये ऑर्डर याद रखना है। अगर ये ऑर्डर भूल जाओ तो ये आप बनाते हो, लेकिन ये ऑर्डर आप इतना अभी पढ़ोगे, इतना पढ़ोगे कि ये याद रट जाएगा, तुम्हें सोते हुए भी याद होगा। अच्छा, मैं ले रहा हूँ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रोटॉन नंबर होता है 12, मतलब उसके बाद इलेक्ट्रॉन भी 12 है। अब सुनना मुर्तजा, ये ऑर्डर ऐसे ही रहना है, मतलब पहले आना है 1s, फिर आना है 2s, फिर आना है 2p, फिर आना है 3s, फिर आना है 3p, फिर आना है 4s, फिर आना है 3d। अब 1s में 2, अब टोटल 12 इलेक्ट्रॉन तुम्हें फिल करना है इसमें। 1s में 2 आ सकते हैं, तुमने 2 लिख दिया, ठीक है। 2s में 2 आ सकते हैं, s में 2 आ सकते हैं ना, 2 लिख दिया। p में कितने आ सकते हैं, 6, तुमने 6 लिख दिया। s में कितना आ सकते हैं, 2 आगे, 3s में 2 लिख दिया। टोटल कितने हो गए अभी तक, देखो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 11 12। अब 12 डालने थे, 12 हो गए, तो तुम अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रोक दोगे। मतलब मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें लिखने के लिए कही जाए तो आप यूं लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2, बस। ये ओ लेवल में ऐसे लिखते थे, 2,8,2, ठीक है। अब ऐसे लिखोगे, समझ आई। जी सर। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ पोटेशियम की लिखनी है 19, तो आपको पहली बात तो ये ऑर्डर याद होना चाहिए। पहले आता है 1s2, फिर आता है 2s2, फिर आता है 2p6, फिर आता है 3s2। अभी तक टोटल देखो कितने हो गए, 2 + 2 = 4 + 6 10 11 12। 3s2 के बाद आता है 3p, अब इसमें 6 डालेंगे, 12 + 6 कितना हो जाएगा, 18। आपने 19 करना है, तो 3p के बाद आता है 4s। 4s अब 18 हो गया, 19 एक और करना है 1, दैट्स इट, 19 पोटेशियम। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पोटेशियम। इसी तरह फर्स्ट आपके पास जितने एलिमेंट्स है ना, उनके आप बना बना के देखोगे, सबकी नहीं, फर्स्ट 20-30 एलिमेंट्स की बनाओ, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की तो बनाओ। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑर्डर भी याद होगा तुम लोगों को, और क्या कहते हैं, ये ऑर्डर याद हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना भी सीख जाओगे।
अच्छा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो ना अभी। आज समझ नहीं आ रही है मुझे। देखो हमने जो अभी तक बात की है ना, या देरी, अभी जो 1s 2s 2p 3s 3p होता है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हमने इनको अरेंज किया हुआ होता है। जो सबसे पहले आते हैं ना, जैसे 1s सबसे पहले आता है तो ये लोवेस्ट एनर्जी पे होता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है। तो 1 के पास सिर्फ s होता है लोवेस्ट एनर्जी पे, 2 के पास 2s भी होता है, 2p भी होता है, p जो होता है वो स्लाइटली हाई एनर्जी लेवल पे होता है देन s। तो 2 का s और p में भी एनर्जी डिफरेंस होता है, सिर्फ शेल्स में नहीं होता। इसी तरह जो थर्ड शेल है उसके पास 3s भी है, 3p भी है और 3d भी है। तो 1s2 2s2 2p के बाद आता है 3s, फिर 3p, फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3d आना चाहिए, लेकिन 3d से पहले ना 4s आ जाता है। ठीक है, जो फोर्थ शेल है उसके पास 4s भी होता है, 4p भी होता है, उसके पास 4d और 4f भी होता है। लेकिन 4s 3d से पहले आने का मकसद कि वो उसका रीजन मैं बताऊंगा बाद में, अभी नहीं बता रहा। लेकिन ये याद रखना है कि 4s अगर सीक्वेंस में ही चल रहे होते तो तुम कहते कि 1s आए, 2 आए, 2s 2p, फिर 3s आए, फिर 3p आए, फिर 3d आए, फिर 4s आए, फिर 4p आए, फिर 4d आए। लेकिन ये ऐसा सीक्वेंस में चल नहीं रहा है। जैसे जैसे शेल बड़े होते जाते हैं, सब शेल बड़े होते जाते हैं, तो ओवरलैपिंग होती है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये ऑर्डर याद होना चाहिए। अब अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है तो हाइड्रोजन के पास तो होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए बस 1s1 काफी होगा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। फिर लाइन से चलते जाओ, हीलियम, हीलियम के पास होता है 2, तो 1s2 इज इनफ। लिथियम के पास होता है 3, तो 1s2 एंड 2s1। ठीक है, पूरे ऑर्डर में 1s2 एंड 2s1। बेरिलियम का होता है 4, 1s2 एंड 2s2। बोरॉन का होता है 5, 1s2 2s2 2p1। इसी तरह कार्बन, कार्बन का प्रोटॉन नंबर होता है 6। ठीक, अब ऑर्डर देखो ये है पूरा ना, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब मुझे कार्बन फिल करना है 6, 2 2 और 2 और 6, तो यहाँ पे रोक दूंगा मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इतनी होगी। ठीक है, अच्छा अब फिलिंग भी देखनी होती है थोड़ी सी। जैसे 1s2 है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐसे फिल होते हैं, यूं और यूं। अब इलेक्ट्रॉन जो है ना हम ऐसे बनाते हैं, या तो यूं बनाओगे एक ही ऑर्बिटल में, या एरो अपवर्ड या एरो डाउनवर्ड कर दो। ये शो करता है इनके अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन का क्या मतलब है, देखो ऑर्बिटल एक स्पेस है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं। अब तुम्हें पता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और लॉ ऑफ चार्जेस क्या कहता है कि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। तो in order for these two negatively charged electrons to stay together they must have opposite spin। अपोजिट स्पिन की वजह से वो एक दूसरे के साथ रह जाते हैं, वरना वो रिपेल करके बाहर आ जाए ऑर्बिटल से। ठीक है, तो ये याद रखना कि अपोजिट स्पिन की वजह से वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब अगर तुम्हारे जहन में सवाल पैदा हो रहा है कि अपोजिट स्पिन में ऐसा क्या हो रहा है कि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल नहीं कर पा रहा, नेगेटिव नेगेटिव अपनी जगह रिपेल कर रहा है, लेकिन अपोजिट स्पिन से क्या हो रहा है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, अगर वो मूव करेगा, any charged particle in motion produces a magnetic field around it। तो एक जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इनमें जो मैग्नेटिक पोल्स बनेंगे वो भी अपोजिट बनेंगे, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे अट्रैक्शन आ जाएगी। और चार्जेस की वजह से जो रिपल्जन थी वो कम थी, और अट्रैक्शन ज्यादा है, दैट्स व्हाई दे विल स्टे टुगेदर इन वन ऑर्बिटल। दूसरी बात ये
कि ये जो फिलिंग होगी ना वो एक ऑर्बिटल में पहले एक आएगा फिर दूसरा आएगा। जैसे 2s2 यहाँ पे फिल हुआ है ना कार्बन का, तो 2s2 में भी ऐसा ही हुआ है कि पहले एक आया फिर दूसरा आया। लेकिन जो 2p2 है ना, 2p2 जो फिल हुआ है कार्बन का, इसमें तो 3 ऑर्बिटल्स है ना p के पास। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन आप यूं करके नहीं बना दोगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल जाएगा, सिंगली फिल। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा p3, उसके बाद पेयरिंग होना स्टार्ट होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड। सिंगली फिल्ड मतलब पहले एक एक फिल होगा, उसके बाद जब तीनों पूरे कंप्लीट फिल हो जाएंगे तो फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। पेयरिंग पहले नहीं होगी। पहले एस में तो एक फिल हुआ फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, पी में 3 फिल होंगे पहले अलग अलग ऑर्बिटल में, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे 2 ही थे तो 2 अलग अलग ऑर्बिटल में ही रहेंगे, पेयरिंग नहीं करेंगे खामाखाई की। तो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल आर फिल्ड आर सिंगली फिल्ड। ठीक है। अच्छा, ये कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स के ना नाम, इसमें ना नाम के साथ रूल्स लिखे हुए हैं, आपने नाम के साथ नहीं रूल्स रखना। जैसे वो जो हमने ऑर्डर लिखा था ना 1s2 2s2 2p6, तो ये रूल जो है ना वो ऑफ बास रूल है जो कि इस चीज को गवर्न करता है। इसी तरह हंड्स रूल ये है कि ये कहता है कि सिंगली फिल्ड होंगे, और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये है कि वो अपोजिट स्पिन होंगे। तो आपको नाम किसी का याद नहीं रखना है, बस आपने ये चीज याद रखनी है, ये ऑर्डर याद रखना है। दूसरी बात कि अपोजिट स्पिन होंगे इलेक्ट्रॉन के, उल्ट ऊपर नीचे बनाओगे, एक एरो ऊपर तो एक एरो नीचे, यूं भी बना सकते हो और आधे आधे एरो भी बना सकते हो। और दूसरी बात ये कि सिंगली फिल्ड होंगे। पहले पी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन को फिल होना है तो पहले 1 2 3 अलग अलग फिल होगा, फिर 4 5, इस तरह से। 5 फिल होने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है पहले में 2 बना दिए, दूसरे में 2 बना दिए, तीसरे में, अच्छा वो तो 5 का तो खैर ऐसे ही बनेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 4 अगर फिल होने थे तो 4 आपने ऐसे बनाओगे 1 2 3 अलग अलग और फिर 4 ये। ठीक है। वरना 4 आपने, ये देखो ये सही तरीका है इसका, अगर आपने 4 जो है ना वो ऐसे बना दिए ना कि 1 2 पहले 3 4 पहले, तो ये गलत हो जाएगा। पहले एक एक जाएगा फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। कोई सवाल यहाँ तक? नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर होता है 7। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई तो 1s2 2s2 2p3। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे, 2p3 में अब सिंगली फिल्ड है ना पहले, तो 1 2 3 पेयरिंग कि अभी खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन तो पेयरिंग होगी नहीं इनमें। इसी तरह ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर होता है 8। ठीक है, दिस इज 8। 1s2 2s2 2p4। ऑर्डर याद होना चाहिए कि पहले 1 आएगा फिर 2s 2p 3s पे 3p पे 4s पे 3d एंड सो ऑन। तो इसमें पहले 1s2 है 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p4 में 4 इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे आएंगे, पहले 1 2 3 और फिर 4th ये, इस तरह से। इसी तरह फ्लोरीन, फ्लोरीन का प्रोटॉन नंबर होता है 9, मतलब उसके बाद 9 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑर्डर 1s2 2s2 2p कितने हो गए, 4 तो ये हो गए, 9 करने के लिए 5 और चाहिए। पी में 9 5 आ जाते हैं आराम से। ठीक है, ऐसे फिल करोगे, इसमें तो 2 आ गए, इसमें 2s2 में 2 आ गए, 2p5 में 1 2 3 अलग अलग, फिर 4 फिर 5। सही है। इस तरह आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना पीरियड 3 पीरियड पीरियोडिक टेबल से देख के ना शुरू के 3 पीरियड की सबकी बना लेना। तो पीरियोडिक टेबल होपफुली ए लेवल वाला देखा हुआ है, नहीं है तो बता देना, व्हाट्सएप कर दूंगा। समझ आई बात कि क्या करना है? अगर कोई सवाल है यस तो आप पूछ सकते हो आप मुझसे।